बस गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम आपके सामने विमेन सेलिब्रेटिंग विमेनहुड की श्रृंखला में फिर से हाजिर हैं लेके एक नया सब्जेक्ट। आज का हमारा सब्जेक्ट है स्तन कैंसर, दूसरा सब्जेक्ट है हमारा मेंस्ट्रुअल हेल्थ और तीसरा सब्जेक्ट है नैसर्गिक सौंदर्य। तो और हम स्वस्ति सुखम में आपका फिर से स्वागत है। स्वस्ति सुखम आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये हमारा एनजीओ रजिस्टर, गवर्नमेंट रजिस्टर एनजीओ है और हमारे इस एनजीओ के फाउंडर मिसिज अर्चना गुप्ता मैम आज हमारे साथ में हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग राधिका। अर्चना गुप्ता मैम वैशाली में एज अ हेड डाइटिशियन कार्यरत है और मैम ने हमेशा हमको गाइड करते रहते हैं और आज हम शुरू करेंगे हमारे इस वेबिनार की सीरीज में सबसे पहले मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स पे, जिसके हमारी स्पीकर है स्वप्नाली मैम। गुड इवनिंग स्वप्नाली मैम। स्वप्नाली मैम, आपको आवाज आ रही है? Yes, I can hear you now. Good evening, everyone. Yes. स्वप्नाली मैम का मैं परिचय करवा दूं। मिसिस स्वप्नाली मुनि मैम है जो बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट इन सिस्टम मैनेजमेंट, software engineering from National Institute of Information and Technology, and she has around 15 years of experience in providing and managing process improvement services to leading organization, successfully lead organization for acquiring ISO and CMMI certifications. So welcome ma'am. Thank you so much, Radhika. मैम पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ क्या होता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, और इस पे हम लोग मतलब जैसे जिसको हम हिंदी में मासिक धर्म भी बोलते हैं या पीरियड्स बोलते हैं, तो उसका जैसे ये एक जैसे कंसिडर ऐसे करते हैं कि जैसे डिजीज है, तो आप इसके बारे में प्लीज हमें थोड़ा बताएंगे? Okay. Can I just share my screen? I have got a presentation for you guys. Please, ma'am. Yeah. Okay. Is it visible? Is it visible? No, ma'am. Why? I can see it that it's been shared. It's showing your screen sharing. It's just coming. It's just coming. Maybe you can continue with your questions and something about that. It is sharing, like has started screen sharing. It's about to come. अभी आ रहा है? Okay. स्वप्ना, तब तक मैम आप हमें बता सकती हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन की एज क्या है गर्ल्स में? श्योर। नाउ मैं स्वस्ति सुखम से साथ आई थिंक पिछले 2 साल से एसोसिएटेड हूँ और मैंने अर्चना मैम के साथ काफी वर्कशॉप्स किए हैं, वेबिनार्स किए। ये 2 साल हम लोगों ने काफी यूटिलाइज किया है टू एडुकेट गर्ल्स, चिल्ड्रन इन स्कूल्स, बेसिकली स्कूल्स में जाके ऑनलाइन वर्कशॉप्स किए हम लोगों ने टू एडुकेट देम अबाउट मेंस्ट्रुअल हेल्थ क्या होती है, बिकॉज बहुत सारे क्वेरीज होते हैं बच्चों के पास और नॉर्मली वो लोग हिचकिचाते हैं पूछने के लिए, और फिर एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आती है उनको अपने पियर्स के पास से, फ्रेंड्स के पास से, एंड दे जस्ट ब्लॉक इट इन द माइंड कि हाँ ये ऐसा ही होता है। कभी कभार उनको तो लाइक वी हैव डन दिस एंड काफी अराउंड हम लोग को ये 2 साल में आई थिंक हम लोग ने कम से कम मैम अराउंड 20-25 स्कूल्स में हम लोग ने ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस दिए हुए हैं एंड यू विल बी सरप्राइज्ड राधिका, जो क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं लाइक उनमें इतनी जिज्ञासा होती है ये सब जानने की, तो लाइक हम लोग काफी हैरान हो गए थे एट टाइम्स टू अंडरस्टैंड देयर क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड द वे दे आर सीइंग थिंग्स, एंड आजकल के बच्चे आर मोर शार्पर,
yes, तो काफी शार्पर है ये बच्चे, you know, and they have their own ideologies, they have their own judgments, they have their own informations. So, you know, and net being there for them, but the proper usage of net and the proper understanding is very important. So, जो आपने पहले कहा कि क्या ये रोग है, तो of course not, ये बिल्कुल रोग नहीं है. On the contrary, it is very important because इससे एक what do you say, a woman's body is, you know, developing in future for reproduction, which is a very important thing, which I feel you can give life to someone. So, you know, उसके लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं. So I don't think it's a रोग, it's a blessing, I would say, you know, which Almighty has given us. So I see it like that. So हम लोग ने जो is it visible now, my screen? yes, ma'am. Okay. So I'll just tell you, like we have स्वास्थ्य सुगम की तरफ से हम लोग का एक flagship project है menstrual health and hygiene, जो मैंने आपसे कहा. तो उसमें हम लोग ने क्या क्या कवर करते हैं. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को साइंटिफिकली बायोलॉजिकली मेंस्ट्रुएशन क्या होता है. फिर व्हाट आर द चेंजेस, फिजिकल इमोशनल चेंजेस, जो यू नो द हार्मोनल चेंजेस जो एक बच्चा उस पीरियड में, तो प्यूबर्टी की पीरियड जो हम लोग कहते हैं उसमें जाते हैं. सो व्हाट आर दोस चेंजेस, because normally even the you know, we have also gone through that age during our times, and then we थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है, थोड़ा opinionated हो जाते हैं, and बच्चे normally कहते हैं अच्छा ये teens में आ गया, ये लोग you know ये trouble teens हो गया है. But there is a hormonal thing which is playing with them also, and the children are not understanding कि क्या changes हो रहे हैं उनमें. So this is what we educated them about. Then of course आजकल के बच्चे काफी हद तक we eat lot of junk food जो healthy बिल्कुल नहीं होता. And especially not only, I mean, normal lifestyle में भी हमें अच्छा ही खाना खाना चाहिए, but during this time also, you know, we talk about what are the dietary needs that we should follow, what is the nutrition that we should take. Then we talk about the importance of food and right diet for growth and development. फिर जो क्रैम्प्स आते हैं हम लोगों को, जो थोड़ी यू नो दर्द होता है, तो कुछ आसन्स है योगा में, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स है, कुछ मुद्रा है जिससे वो थोड़ा कम हो सकता है. You know, you can just relax yourself, relax your body, relax the cramps, relax your muscles, और उससे थोड़ा जो हमारा pain है वो कम होता है. So we teach them that also. And of course disposable of your sanitary pads, that is also, you know, for environment के लिए हम लोग कैसे dispose कर रहे हैं उसको. कभी कभार लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, so which is not right. So what is the right way of using and disposing the sanitary pads? And of course बहुत सारे myths है, misconceptions है regarding that, so we address that also. And during our sessions we have come across children asking us so many things, like हमारी मम्मी कहती है अचार को मत छू, you know, पापड़ को मत छू, तो is it right, you know, मैम ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए. Like ये हम लोग के पास बहुत जनरेशन से आता जा रहा है और हम blindly follow करते हैं, you know. So ये सब questions बच्चों के मन में होते हैं. That's why I'm saying that so curious to know what is it, क्योंकि उनको मम्मी से, तो one child said, I said, did you ask your mama? She's saying मम्मा कहती है, मम्मा ने बोला नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही करना है, आपको नहीं हाथ लगाना है. That's it. तो मैम एक क्वेश्चन ये है कि ये मतलब गर्ल्स में कब से शुरू होता है और कैसे होता है? Definitely. Okay, so menstruation is a monthly flow of blood from the uterus to the vagina, which means a girl is growing up और उसकी body prepare हो रही है for the future to have babies. Now इसको normally हम लोग periods कह के भी बोलते हैं, which is a natural body function है, which is necessary for the reproductive health of women and adults and girls. ये monthly occur होता है, हर महीने 3 से 7 दिन इसका period रहता है, time frame रहता है. It is a good sign of a reproductive health. ये menstruation start होता है around the age of 10 to 15 years, या 16 भी होता है कभी बार, but 10 to 15 is a normal period. जब when a girl is like between 10 to 15 years सभी periods आ जाते हैं, and periods बंद भी होते हैं जब a woman is around 40 and 50, जिसको हम लोग menopause कहते हैं. Now menopause की भी अपनी, the way of handling menopause is again a different you know, ball game altogether. So we even have, you know, we have done webinars conducted for that also, because there are a lot of changes which a woman goes through during this period as well, you know, emotionally. So how you can handle that, we have webinars on that too. Where bleeding can last for 3 to 7 days and even longer with some girls, because her body different hoti hai,
So of course हर body का reaction और हर body the way it reciprocates is going to be different towards this. तो स्वप्नाली मैम, क्या हम मतलब एक्सरसाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, आई मीन पर ज्यादा भी आपको प्रेशर जो आता है आपके एब्डोमेन पे वो एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए. बेसिक जिससे आपको जो क्रैम्प्स वगैरह आते हैं ना, जो पैर दुखते हैं, मसल टाइटनिंग होता है, तो उसके लिए हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं टू रिलैक्स आवर मसल्स बेसिकली. एक बेसिक योगा में एक पोज है, आप नॉर्मली भी शिशु आसन जिसे हम लोग कहते हैं, कभी भी हमें भी अगर थोड़ा सा दर्द हो और यू फील लिटिल बर्न आउट, अगर आप शिशु आसन में लेट जाते हो, so I'll just show you before going to that. So उसमें अगर आप लेट जाते हो, so you feel better. It's like curling, जैसे एक fetus कैसे होता है, that is how the शिशु आसन is. तो आप curl up हो जाते हो उसमें, in that आसन. So that works. Then there is something like butterfly pose. So butterfly pose से भी आपके cramps वगैरह को बहुत what do you say, it eases it out. Okay, मैम क्वेश्चन आया है कि मासिक धर्म शुरू होने के जैसे लक्षण क्या है, व्हाट इज, उसमें क्या चेंजेस दिखते हैं, तब हमको समझना चाहिए कि ये शुरू होने वाला है. Okay, तो हम लोग ये स्टेज को प्यूबर्टी कहते हैं. सो प्यूबर्टी इज अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंजेस थ्रू व्हिच अ चाइल्ड्स बॉडी मैच्योर्स इनटू एन एडल्ट बॉडी. So there are a lot of physical, psychological and emotional changes which are a sign that a child is moving from childhood towards adulthood. In girls जो changes होते हैं वो होते हैं development of breast, then growth of pubic hair and armpit hair. किसी के face पे pimples आते हैं, skin dry हो जाती है, there is a vaginal discharge, किसी height increase हो जाती है all of a sudden, कोई बच्चा weight put on कर देता है. So these are some of the physical changes which happen in a girl. अच्छा, अब मैम जब हम एक्सरसाइज की बात कर रहे थे तो क्या हम जैसे सूर्य नमस्कार, क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार कर सकते हैं क्या? Not recommended actually सूर्य नमस्कार, because इसमें बहुत ही strenuous है. So if at times कि बच्चों मतलब at times you feel that much pain, तो तुम्हें discomfort नहीं feel करवाना है. You should do something जो ease out करता है आपको. Okay, सूर्य नमस्कार में it's like a combination of lot of asanas together. So कभी कभार वो strenuous हो जाता है. So you need not. So आप क्या कर सकते हो is a butterfly pose. You can do a cat pose. ये भुजंगासन है. Okay, you can do the child pose. Then this is the best is shavasana. After all the things are done, you can just lie down and just breathe in, breathe out and cool down yourself. वो कर सकते हैं. And of course there are some meditating pranayams हैं. आप भ्रमरी कर सकते हो, आप भस्त्रिका कर सकते हो. Okay, so ये प्राणायाम्स है जो आप कर सकते हो during this time, जो भी आपको सूदन अप करते हैं. प्राणायाम्स नॉर्मली भी आप अगर स्ट्रेस्ड आउट हो थोड़े बहुत तो आप प्राणायाम कर सकते हैं. आप you feel बहुत रिलैक्स फील करते हैं हम लोग. Just the technique of breathing in and breathing out, concentrating on your breath helps you just ease out everything. So in the same way ये भी प्राणायाम्स हैं, breathing exercises which will help you. And there are some mudras as well. Okay, कुछ मुद्रास भी होते हैं, जैसे there is this is the सूर्य मुद्रा, this is वात मुद्रा. So normally इस मुद्रा में हम लोग हमेशा during normal, अगर just not catering to periods, normally भी जब आप workout होते हो बहुत और आपको लगता है कि नहीं I'm not too energetic to do anything, आप जब शांति से बैठ के ये सूर्य मुद्रा भी कर सकते हो for some time. You can do it for 10 minutes and just concentrate on your breathing. You will feel energetic. ये पवन मुद्रा, वायु मुद्रा है basically. As we all know, हमारे 5 जो fingers हैं, which are the 5 elements, which represent 5 elements. That is the earth, air, fire, ether, okay, and water. So this is something like your index finger, which is air. So ये वात मुद्रा है, जिससे the gas जो bloating लगता है हमें and all those stuff. तो gas जो accumulation होता है, that also it helps easing out. So ऐसे बहुत सारे, and there are some concoctions which can prepare during those time, which will ease out, जो घरेलू नुस्खे हैं completely, जो हमारी pain ease out करते हैं. So ऐसे बहुत सारे small tricks हैं जो हम लोग हमारे workshops में बताते हैं, which help the children who are getting the periods for the first time to handle it in a more better way. Okay, because उनके लिए भी ये change है something which at times they get a little more stressed out about. तो वो कैसे handle कर सकते हैं ये हम workshop में बताते हैं.
So in case if you anyone, मैं सिर्फ दर्शकों को ये कहना चाहूंगी, anyone wants to connect us for to know more about it, या आपको अगर आपके institutions में या आपके schools में अगर ये workshop करवाना है, whether offline or online, you can please contact us. These are credentials, ये हमारे contact information है, यहाँ पे आप हमें contact कर सकते हैं. यस मैम, थैंक यू सो मच मैम. तो दर्शकों, आपने देखा कि आज मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन पे स्वस्ति सुखम कितना अच्छे से काम करता है. वैसे ही स्वस्ति सुखम के और भी एरियाज है. ग्रीन अर्थ प्रोजेक्ट, सेव अवर अर्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोजेक्ट है, साइंटिफिक कल्चर प्रिजर्वेशन है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड हेल्पिंग एड एंड डोनेशन ड्राइव्स भी करती है. और आज हमारा ये जो फर्स्ट टॉपिक ये हमारा यहाँ पे हमारा समाप्त हो रहा है. नेक्स्ट हमारे स्पीकर मैं वेलकम करूंगी नेहा, डाइटिशियन नेहा गांधी को. शी इज फ्रॉम मलाड, मुंबई. Excuse me, yeah, Radhika. डॉक्टर शालिनी ने ज्वाइन कर लिया है एंड उनका एक्चुअली पेशेंट है, तो कैन वी अलाउ हर फर्स्ट? प्लीज मैम, प्लीज वेलकम डॉक्टर शालिनी, क्योंकि यस अभी नो मैम बहुत अपने बिजी शेड्यूल में से really we are very thankful कि मैम ने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला एंड शी इज विद अस to share the information about the breast cancer. As you all guys know, we are celebrating womanhood and हमने लास्ट मंथ वीक भी हम लोगों ने सर्वाइकल कैंसर पर बात किया था, न्यूट्रिशन पर थोड़ा सा बात किया था, और इस बार हम ब्रेस्ट कैंसर पर बात करने वाले हैं. और डॉक्टर शालिनी के बारे में मैं कहना चाहूंगी, लास्ट 2 ईयर्स से हम मैम के संग लगातार काम कर रहे हैं, और जब भी मैम मुझे बुलाती हैं आई ट्राई टू कनेक्ट विद हर, एंड हम जब भी मैम को बोलते हैं कि मैम प्लीज आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के हमको एनलाइटन कीजिए, इंफॉर्मेशन बताइए, एंड पेशेंट से इंटरेक्ट करने के लिए शी इज ऑलवेज रेडी विद अस. Thanks a lot, Dr. Shalini, to be there with us for Swasti Sukham. Thank you, Archana. Thank you so much. I'm so sorry for having kept you all waiting. No, if you wish, I can just quickly start off my screen share. Yes, yeah? ma'am. All right. Neha, is that all right with you? I'm so sorry to have cut it in between. No, ma'am. It is absolutely okay. It is absolutely okay. Yeah, Neha, just stop. Thanks a lot. Thank you. So is my screen visible to all of you? Yes, ma'am. All right. Okay, fine. Thank you so much. So I'll take a very quick session on one of the most important interventions that we can do to protect our health. So as we all know that health actually, to keep ourselves healthy, there are a couple of things that we always think of. Of course, when we are sick at that particular time, we, either take medications or rest or something or the other to make ourselves healthy. The other aspect of staying healthy is, of being healthy is to stay healthy, to prevent any disease from happening. And we're doing a lot of good work out here, keeping up the right diet and all and everything. But sometimes there are other interventions which are required beyond diet and beyond other treatments, where we can help in preventing a disease from occurring at all. Okay, so cancer, as we all know, is one of the biggest, enemy or the scourge of mankind, as has been known since ages. And इस वर्ड के सामने आते ही हम सबको जो है एक डर सा लग जाता है और अजीब सा दहशत सी समझ आती है मन में कि what is happening with us, and cancer only means one thing, that now life is over basically. So सबसे पहले, of course, cancer doesn't mean that life is over. We have very good treatments available, and especially if we detect our problem in early stages, then in those cases we can really take care of ourselves and prolong and have a healthy, good life forward. So I'll just start with the first thing. सबसे पहले तो ये cancer है क्या? What is cancer and why is it that this is such a big problem and we are not really able to take care of it? इतना medication, इतना कुछ आ गया है, but फिर भी perfect answer इसका अभी हमें नहीं मिला है.
So cancer basically is when one cell, we know the whole body is formed of different cells and all and everything, small units which are known as cells. Sometimes one cell or one part of this body starts growing in an uncontrolled manner. Now, what do I mean by this? Normally, always life and death is part of the same coin, they say, you know, जिसने पैदा होना है उसने मरना भी है, और यही सृष्टि का नियम है, और इसी के तरीके से हम चीजों को बैलेंस में रख सकते हैं। अगर लोग सिर्फ पैदा ही होते चले जाएं तो आप सोचिए हमारी अर्थ कहाँ जाएगी, ऑलरेडी हम पॉपुलेशन का इतना भार झेल रहे हैं। सिमिलरली बॉडी के अंदर हमारे सेल्स कंटिन्यूसली पैदा होते रहते हैं और साथ साथ में उनकी डेथ भी होती रहती है, परंतु इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या होता है, कुछ सेल्स जो होते हैं वो ग्रो करना शुरू करते हैं अनकंट्रोल्ड, यानी कि डेथ नहीं होती, और उनका जो ग्रोथ होता है वो एक लेवल पर आके रुकता नहीं है। मतलब अगर हमारा हाइट है तो हम बहुत होगा 6 फुट तक पहुंचेंगे, 6'2", 6'3" तक पहुंचेंगे। मान लीजिए हमारी हाइट होना कभी रुके ही ना, 8, 9, 10, 12, 11, 20, 100 फुट तक हम चलते चले जाएं, तो कैसे हमारा शरीर अपने आप को देखभाल कर पाएगा, कैसे हम उसका उतना न्यूट्रिशन दे पाएंगे, उतनी ग्रोथ की जरूरतें देख पाएंगे, नहीं कर सकते। इसी तरह से कैंसर सेल्स के साथ होता है कि कुछ ऐसे सेल्स जो होते हैं जो रोग सेल्स हो जाते हैं, यानी बदमाश हो जाते हैं, और वो जो है फिर ग्रो करना शुरू करते हैं अनकंट्रोल्ड, और वो ग्रो करते हैं अपने आसपास के बाकी सारी चीजों की एक्सपेंस पर। जैसे कि खेत के अंदर अगर वीड हम है ना, खरपतवार अगर उगना शुरू हो और हम उसे ग्रो करने के लिए छोड़ दें तो वो बाकी सारे पौधों को नष्ट कर लेगी, क्योंकि वो सारा न्यूट्रिशन खुद ही खींच लेगी। यही काम करते हैं कैंसर सेल्स। दे स्टार्ट ग्रोइंग अनकंट्रोल्ड एट द एक्सपेंस ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी, and they lose their ability to die, and they continue to grow at the cost of others. And that is where the problem of cancer is, that it is growing at the expense of others, taking all the nutrition and destroying the rest of our body. So this is what it is कि once it starts growing, अपनी जिस जगह से पैदा होना शुरू होता है, फिर उसके बाद वहां से आगे फैलना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे और न्यूट्रिशन और चीजें चाहिए। क्या ये कैंसर किसी लोगों को ही हो सकता है? क्या मुझे नहीं हो सकता? मेरे परिवार में तो किसी को नहीं हुआ। नहीं, हमें ये सब नहीं होता। कई बार हम एकदम से एक ऐसा रिएक्शन लोगों में देखते हैं जब हम इस डायग्नोसिस की बात करते हैं। लेकिन यदि मैं आपको बताना चाहूं तो पुराने जमाने से लेकर नए जमाने तक, नरगिस से लेकर सोनाली बेंद्रे तक, औरतों से लेकर आदमियों तक, नई एज में यानी कि आज की एज की बीमारी ही नहीं, पुराने जमाने के इजिप्शियन फरोज ने भी अपने एंशिएंट टाइम्स में इस बीमारी में, जो हमने उनकी ममीज को निकाला है, उनमें कैंसर के लक्षण देखे गए हैं। सेलिब्रिटीज से लेकर हमारे अपने लोगों तक, हमने इन सब के साथ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फेस किया है, और वो है ब्रेस्ट कैंसर। और इसीलिए आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंड लीडिंग कॉज है कैंसर डेथ का औरतों में। और हमारे देश में जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे और मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि कैंसर बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि 8 में से हर एक 8 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम जरूर होगा। सो कैसे बचाएं हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से अपने आप को, कैसे सेफ गार्ड करें, क्या करें कि ये मुझे हो ही ना। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा चीजें नहीं हैं जो हम कर सकते हैं। हाँ, कुछ इंटरवेंशन जरूर हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, उनके बारे में मैं आगे बात करूंगी जरूर आपसे। पर एक और बहुत बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को प्रिवेंट करने का किसी भी कैंसर से, नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर, हर कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका अपने आप को प्रिवेंट करने का है कि हम उसको उस स्टेज में पकड़ लें जबकि वो बहुत बहुत अर्ली है, अपनी जगह पर ही कन्फाइंड है, कहीं फैला नहीं है, बहुत छोटा है, और एक बार को उतने हिस्से को निकाल देने से उसका ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल हो सकता है। तो क्या हम अपने कैंसर को इतना अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं कि हम अपने आप को उससे बचा पाए? इसको करने के लिए हम एक चीज करते हैं जिसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग। सबसे पहले समझना ये है कि कैंसर के डायग्नोसिस में प्रॉब्लम दूसरी यहाँ पर आती है कि जब तक हमें पता चलता है कि हमें कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे शरीर के साथ, कोई प्रॉब्लम है, और हम अपने लक्षणों को लेकर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डायग्नोसिस करते हैं कि भाई आपको फला बीमारी हो गई है, तो वो स्टेज जब तक आती है तब तक ऑलरेडी कैंसर बहुत आगे तक फैल चुका होता है मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजेस में। तो जब तक हमें पता चलेगा और हम उठ के जाएंगे तब तक बीमारी बहुत आगे फैल चुकी होती है ज्यादातर, और फिर उसका पूरी तरह से इलाज संभव नहीं हो सकता। तो जैसा मैंने कहा कि हम अपने आप को बचाव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज करते हैं कि इस बीमारी को
उस स्टेज पर डिटेक्ट करें जहां पर ये अभी तक उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं बना है, उतना फैला नहीं है। भाई एक दिन में ही तो कैंसर एक सेल से लेकर बहुत बड़े स्टेज पर नहीं पहुंच जाता, उसको उतना पहुंचने में कुछ समय लगता है। और यदि हम उस समय में जहां पर कि वो पैदा तो हो गया है शरीर के अंदर पर अभी तक हमें पता नहीं चला है, अगर हम उसको उस स्टेज पर पकड़ लें तो हम अपने आप को बहुत हद तक बचाव कर सकते हैं। तो इसी चीज को कहते हैं स्क्रीनिंग, कि हम एक डिजीज को उस समय पर डिटेक्ट करते हैं जबकि उसने अपने कोई भी सिम्टम्स शो अप करने शुरू नहीं किए हैं। ज्यादातर जब मैं लोगों से पूछती हूँ कि क्या आपने अपना चेकअप कराया है, दिखाया है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जवाब क्या आता है? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई चीज नहीं, मेरी फैमिली में तो किसी को नहीं है, मुझे तो कोई गांठ वांठ नहीं पता चलती कभी, इस तरीके की। ज्यादातर हम लोग इस प्रकार के डिनायल मोड में रहते हैं, पर वही सारी प्रॉब्लम की जड़ है कि यही चीज होती है जिसके कारण बीमारी आगे तक फैलती चली जाती है। तो क्या तरीके हैं इसको डिटेक्ट करने के? 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, स्वयं अपनी ब्रेस्ट की जांच करना खुद से एवरी मंथ, कम से कम साल में एक बार अपने डॉक्टर से अपनी जांच करवाना। और तीसरा है जिसे हम कहते हैं मैमोग्राम। खुद से अपनी ब्रेस्ट की जांच करना बहुत जरूरी है। आपकी ब्रेस्ट को आपके से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। यदि उसमें कोई बदलाव आएगा तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। पर जब तक वो गांठ, क्योंकि ज्यादातर ये गांठें जो होती हैं वो पेनलेस होती हैं, पेन नहीं करती, ब्रेस्ट टिश्यू में अंदर छुपी हुई होती हैं, तो जब तक आप डेफिनेटली इसको चेक करके ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे तो शुरू की स्टेजेस में ही आपको पता नहीं चलेंगी। तो इसलिए हमने खुद की ब्रेस्ट की जांच करनी है हर महीने पीरियड समाप्त होने के बाद, क्योंकि उस वक्त हमारी ब्रेस्ट स्लाइटेस्ट होती हैं। मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं मिरर के सामने खड़े होकर अपनी ब्रेस्ट की जांच करना मेथोडिकल तरीके से पूरे हाथ से। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हमारे अच्छे अवेलेबल हैं यूट्यूब वगैरह के ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे अपनी ब्रेस्ट की जांच की जाए। और मैं कहूंगी कि हमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए अपना समय ऐसी चीज में और सीखने के लिए, और हर महीने पीरियड खत्म होने के बाद अपनी ब्रेस्ट की जांच करनी चाहिए। अगेन कम टू द डॉक्टर एनुअली, एक बार अपना जांच अपने डॉक्टर के साथ भी कराएं, अगेन आइडियली आफ्टर एवरी पीरियड, आफ्टर द पीरियड इज ओवर। Now this is the most important and the most beautiful, shall I say, diagram जो कि बताता है एक्चुअली कि सारी की सारी प्रॉब्लम कहाँ है और स्क्रीनिंग जिसकी मैं बात कर रही हूँ आपसे वो इतना जरूरी क्यों है। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि जब वो कैंसर शुरू हुआ बिल्कुल ही छोटी स्टेज में था, आप बीच में एक लाइन देख पा रहे होंगे जिसपे 1 मिलीमीटर लिखा है, एक्चुअली तो एक सेल 1 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। जब वो वहां से शुरू हुआ और वहां से लेकर हमारे पास कम से कम 2-3 सेंटीमीटर का हो जाता है ये सेल, ये पर्टिकुलर गांठ, तब हमें जाके महसूस होता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है और चलो डॉक्टर के पास चले। परंतु बिफोर इट बिकम्स अपेरेंट टू अस, जब तक कि वो 2-3 सेंटीमीटर का या 5 सेंटीमीटर का हुआ और मुझे पता चला, उससे कहीं पहले लगभग जब तक कि वो मुश्किल से 1 या 2 सेंटीमीटर का ही है, उस स्टेज पर हमारे पास कुछ ऐसे बहुत ही खूबसूरत टेस्ट्स हैं जो कि इस गांठ को पकड़ सकते हैं। यानी इसको तब पता लगा सकते हैं कि छुपा हुआ है हमारे शरीर में जब तक इसने हमें कोई दिक्कत महसूस करानी भी शुरू नहीं की। और इसीलिए हम करते हैं ये टेस्ट जिसे हम कहते हैं मैमोग्राम। मैमोग्राम एक सिंपल सा एक्सरे होता है जिसको एक स्पेशल मशीन के द्वारा किया जाता है और ये कई बार सालों पहले आपका कैंसर डिटेक्ट कर सकता है आपको पता चलने से पहले। आप सोचिए यदि आपको अपना कैंसर, जब भी हमें डायग्नोज होता है कि हाँ ये प्रॉब्लम हो गई है, तो हम सोचते हैं अरे यार काश साल भर पहले मुझे कुछ लग रहा था या 2 साल पहले मैं आके अपनी जांच करा लेती तो ये चीज इतनी बड़ी भी नहीं होती। यही काम करता है मैमोग्राम। तो इसको भी अगेन पीरियड्स की बात करना चाहिए। बहुत छोटा सा टेस्ट है, मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट, और किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में या बड़े डायग्नोस्टिक सेंटर्स में ये टेस्ट हो जाता है। आपको बस जाना है और आपको बताना है कि मुझे अपनी मैमोग्राम करानी है। इससे ज्यादा आपको किसी प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है जैसे अल्ट्रासाउंड के लिए चाहिए, आप स्वयं भी जाके करा सकते हैं। बट ऑफ कोर्स अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन खुद भी करके और आपकी तसल्ली भी कर देंगे साथ साथ में। तो जब तक मेरे हाथों को या आपके हाथों को या आपके डॉक्टर के हाथों को पता चलेगा, उससे कहीं पहले मैमोग्राम इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेगा। इसको कराने के समय बहुत ध्यान रखना है हमने। एक तो ये कब शुरू करना है, 40 साल की उम्र से आइडियली शुरू कर देना चाहिए और हर साल या हर दूसरे साल जरूर करा लेना चाहिए।
और इसको अगर 50 के आप हो गए तब तो डेफिनेटली ईयरली आपको ये जांच करानी चाहिए अपनी, और कराने के वक्त जब आप जाएंगे तो पीरियड्स के बाद जाएंगे, उस दिन कोई पाउडर, परफ्यूम, ज्वेलरी वगैरह ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो मैमोग्राम में फिर वो ठीक से हमें समझ में नहीं आती है चेंजेस जो होते हैं। तो कोई पाउडर, परफ्यूम ना लगाएं और सिंपली जाएं और अपना टेस्ट करा के आ जाएं। यदि आपकी फैमिली में किसी तरह का कोई इश्यू है तो आपको कुछ अलग तरह की टेस्टिंग्स एडवाइजेबल होती हैं, वो आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं। तो 40 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है कि 40 साल की उम्र के बाद हमें एनुअल मैमोग्राम्स कराने चाहिए, और ये हमारा रिस्क लोअर कर सकता है 40% का ब्रेस्ट कैंसर करने का। बहुत सारी लाइव्स हम सेव कर सकते हैं जब हम 40 साल की उम्र पे ईयरली मैमोग्राम शुरू कर देते हैं। तो यही सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, यही अवेयरनेस है, यही प्रोएक्टिव रहना है, और यही आपको और मुझे करना है, और न केवल इस टॉक को सुनना है। मेरा सबसे बड़ा कहना आपसे आज यही होगा, चाहे हम थोड़े से ही लोग हैं यहाँ पर जमा हुए, लेकिन अगर हम में से एक को भी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बेनिफिट होता है तो मैं समझूंगी कि ये सारी मेहनत हमारी यहाँ पर सफल हो गई। और वो ये है कि आप केवल इस टॉक को सुने ना, चाहे आप होस्ट हैं, को होस्ट हैं, चाहे आप इस पैनल में इंक्लूडेड हैं, आप सिर्फ ऑडियंस हैं, आप में से हर एक औरत को उठ के डिसाइड आज की वक्त अभी की अभी करना है कि मुझे अपना मैमोग्राम कब और कहाँ कराना है, और ये संकल्प लेके जाएं कि आप ये चीज जरूर करेंगे, खुद भी करेंगे और अपनी फैमिली में भी बाकी लोगों को कराएंगे, तभी हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। That is all that I have to say. Thank you so much. Thank you, Dr. Shalini. Right. कि जैसे मेमोग्राम अभी रिसेंटली, जैसे मैंने मेमोग्राम मेरा करवाया रिसेंटली, बट Very good. I'm so happy to hear that. थैंक यू सो मच मैम। लेकिन मैम जैसे मैंने मेरी आंटी को, नेबर आंटी को भी उनको इनकरेज किया, एंड अबाउट टू उनका नंबर भी आ गया था, बट उनकी डॉक्टर ने मना किया क्योंकि वो रेज होते हैं ना, वो कैंसरस होते हैं। किसने बोला? उनकी डॉटर ने, जैसे हमारे डॉक्टर ने बोला? उनकी डॉटर ने कौन सी साइंटिफिक रिसर्च की है, मुझे ये समझाओ। आपको कितनी रेज डेली पड़ती हैं, अल्ट्रासोनिक रेज, सन से रेज आ रही होती है, हमारे पोल्यूशन एनवायरनमेंट में जो रेज होती हैं वो सारी की सारी, वी आर गोइंग थ्रू सो मच। हम सिंपल से मेटल डिटेक्टर से गुजर के जाते हैं, वो भी रेज है। आपकी टीवी से रेज निकल रही है, आपके कंप्यूटर से, मोबाइल से, सबसे रेज निकल रही है। कौन सी रेज से आप बचा रहे हैं अपने आप को? और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये जितने भी रिकमेंडेशंस आते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद आप करवाना शुरू करिए एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ये आफ्टर फुल स्टडीज ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस आते हैं। ये सिर्फ मैं यहाँ बैठ के नहीं कह रही हूँ, वर्ल्ड की बिगेस्ट, लार्जेस्ट एसोसिएशंस और बॉडीज जो मेडिकल एसोसिएशंस है, जिन्होंने सालों की रिसर्च की है ये देखने के लिए कि यदि हम किसी औरत का मैमोग्राम बोलते हैं कि हर साल दर साल आपको करवाना है, तो क्या उनको इतना रेडिएशन तो नहीं मिलेगा कि हम कैंसर का ही रिस्क कॉज करें? भाई नेचुरली कोई वो नहीं करना चाहेगा ना कि आप एक ऐसा टेस्ट कराओ जो आपका कैंसर का ही रिस्क बढ़ा दे। आप कर रहे हैं कैंसर प्रिवेंशन के लिए और वो आपका कैंसर का रिस्क बढ़ा दे, तो ये बिल्कुल गलत बात है और विरोधाभास बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन है दैट इज वेरी 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 लेस। हम एक चेस्ट एक्सरे कितना आराम से करा लेते हैं, उसमें कहीं ज्यादा रेडिएशन होता है, इसमें बहुत बहुत कम रेडिएशन होता है। और ओवरऑल टोटल अपनी लाइफ टाइम में आप इतने मैमोग्राम्स भी कराएंगी तब भी आपको उतना रेडिएशन नहीं मिलेगा जो कि आपके लिए हार्मफुल हो। ओके मैम, थैंक यू सो मच। Any other questions from the audience? Anyone want to ask anything? It's really truly sad, ma'am. And ma'am की suggestion से मैं हर साल करवाती रहती हूँ because I'm 51. मैं करवाती हूँ। बस हल्का सा वो एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता। फर्स्ट टाइम जब करवाया था तो इट वाज रियली थोड़ा सा डर गए थे क्योंकि वो प्रेस करते हैं बिकॉज इन द मशीन, बट नाउ वी नो कि क्या पोस्चर होना चाहिए, किस तरह से हमें करवाना है। तो वो जैसा मैम ने कहा कि इतनी बड़ी एक बीमारी है, उस बीमारी को बचाने के लिए अगर थोड़ी सी देर के लिए कुछ हल्का सा पेन सहना भी पड़ता है, वो भी बहुत माइनर का है, वो ऐसा नहीं अनबियरेबल नहीं है। यस, एक बार पहली बार में आपको लगता है थोड़ा समझ नहीं आता है क्योंकि हाउ टू पुट दैट थिंग इन अ प्लेस, प्रॉपर प्लेस, वो वाली बात है। तो थोड़ा सा हम कोऑपरेट करते हैं टेक्नीशियंस के साथ ना, तो बहुत ही इजीली हो जाता है मैम। वेरी ट्रू मैम। और हम सब लोग जैसा मैम ने कहा, हम लोग वाकई में एक प्रण ले सभी लोग कि जो 50 प्लस है वो करवाएंगे हर साल, और 40 के बाद सभी लोग करवाना शुरू करें। और अगर हिस्ट्री है तो दिस इज अ मस्ट थिंग
आपको मिस Yes. बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि फिर वो अगर ग्रेड 1 से 2, 3, 4 एनी स्टेजेस में पहुंच जाता है तो बहुत परेशानियां फिर आती हैं, और उन दवाइयों के साइड इफेक्ट इतने हैं कि आप लाइफ टाइम फिर उनसे निकल नहीं पाते हैं, राइट? नहीं नहीं, नेचुरली आई मीन अगर हो गया और इतनी स्टेज पर हम पहुंच गए हैं तो वो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अपने आप में। जी एंड अगर हम उसको स्टेज पे डिटेक्ट कर लेते हैं जब वो फैला नहीं है, तो उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। यस यस। और मैम आपको बताना चाहूंगी मैम, हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में 2 ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर लेडीज भी हैं। वन ऑफ मिसेस पूनम, शी इज डायरेक्टर ऑफ दिस स्वास्थ्य सुखम आल्सो। अरे दैट और वो इज अभी अभी रियली थी गुड। मैम, वो अभी अभी जस्ट बिकॉज ऑफ मे बी नेटवर्क इशू निकल गए ओके। हैं। तो हम लोग इसीलिए बहुत कोशिश करते हैं, दिस इज बिकॉज दिस इज ऑल्सो द रीजन, दिस इज वेरी नियर टू हार्ट, कि हम लोग खुद जो लोग पेन एक्चुअली सहते हैं उन चीजों का, तो दे करेक्ट। कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे कि उस चीज से बच जाए तो कितनी अच्छी बात हो सही सकती है। बात, बिल्कुल सही बात। थैंक्स अ लॉट मैम। एंड मैम हम थैंक यू वेरी आपसे मच जुड़ेंगे, अर्चना। और मैम हम लोग यहाँ पर कुछ एक ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के कैंपेन्स के लिए भी मैं आपसे बात करूंगी कि लाइक हम जरूर शालिंद्रापुरम में हम किस तरीके से। जरूर, एब्सोल्युटली। थैंक यू, ठीक है थैंक अर्चना, यू वेरी ओके, मच। बाय बाय बाय। तो हमारे दर्शकों को मैं ये आशा करती हूँ कि जरूर से इस बारे में जागरूकता वो लाएंगे और अपने आसपास जितने भी विमेन्स हैं उनको एनकरेज करेंगे फॉर देयर बेटर लाइफ। अब हमारे नेक्स्ट स्पीकर में है डाइटिशियन नेहा गांधी। वेलकम नेहा वंस अगेन। Thank you, Radhika. Thank you so much. अब मैं नेहा डाइटिशियन नेहा गांधी के बारे में बताऊंगी कि शी इज वेलनेस प्रोफेशनल। शी हैज डन डाइटेटिक्स फ्रॉम टुलिप इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया एंड शॉ अकेडमी यूके। शी इज आल्सो एन एक्सपर्ट इन नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर एंड INPA from Delhi. She holds degree in cosmetology and also she has done advanced studies in skin and aesthetics from DY Patil University, Mumbai, and she has experience since 12 years in good. She's handling good clients and Positive Impact, named by Positive Impact Clinic. Its name is Ayushikam Clinic. And yes, she is also nutrition and health expert in Swasti Sukham Care Foundation, and she is also associated with Jain Doctors Federation, Western Zone, and JBO Medical. So नेहा, आप का ये जो डाइटिशियन नेहा का थोड़े में ही इंट्रोडक्शन था, एंड अ पार्ट ऑफ दिस शी इज वेरी एक्सपीरियंस्ड कॉस्मेटोलॉजी आल्सो। लेट्स स्टार्ट विद कि नेहा, आप हमें बताएंगे कि नेचुरल सीक्रेट्स मतलब जो सुंदरता की परिभाषा क्या है? Thank you, Radhika. First of all, इतना warm welcome के लिए थैंक यू सो मच। यस, आज का मेरा टॉपिक है नेचुरल सीक्रेट्स ऑफ ब्यूटी। तो मैं ब्यूटी के बारे में बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। जैसा कि है ब्यूटी है क्या, तो अगर मैं बुक डेफिनेशन की बात करूं तो ब्यूटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज सच एज फॉर्म, प्रोपोर्शन, कलर एंड ह्यूमन फेस दैट डिलाइट साइट। मतलब जो हमें देखने में अच्छा लगे, उसका कलर, उसके फेस फीचर्स, उसे ही ब्यूटी कहा जाता है। बट क्या ये सही है? क्या यही ब्यूटी है? क्या हमारा कंसेप्ट इतना ही है ब्यूटी का? सो आई वुड से द ट्रू ब्यूटी इन अ वुमन इज रिफ्लेक्टेड इन अ सोल। ये मेरा बिलीफ है कि अगर एक वुमेन मन से अच्छी है, मन से सच्ची है, तो उससे ज्यादा ब्यूटीफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। इट इज केयरिंग। जो केयर वो फैमिली को देती है, अपने आजू बाजू लोगों को देती है, वो वुमेन से ज्यादा शायद कोई नहीं दे सकता। इट इज द केयरिंग दैट शी लविंगली गिव्स, द पैशन दैट शी नोज, दैट मेक्स हर अ ब्यूटीफुल वुमेन। एंड सेकेंडली, ब्यूटी सिर्फ हमारी आंखों में होता है। एज बहुत वेल नोन पोएट्स ने भी कहा है, ब्यूटी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर। जैसा हम किसी को सुंदर देखना चाहते हैं, वो हमें वैसा ही दिखता है। सो हमें अपनी आंखों में बदलाव लाना है एंड वी हैव टू सी द वर्ल्ड एज अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। यही मेरा कंसेप्ट है। ओके, हाँ नेहा मैम, आप क्या बताएंगे कि फिर ब्यूटी जो आपने बताया जो दिखता है वही सुंदर होता है, तो क्या मतलब जो सुंदर नहीं दिखता वो क्या सुंदर नहीं हो सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है राधिका। एज आई हैव ऑलरेडी सेड, जो मन से सच्चा और मन से अच्छा होता है, उससे ज्यादा सुंदर उस दुनिया में कुछ नहीं होता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूटी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी। इनर ब्यूटी मतलब हमारे मन से हमारी ब्यूटी जो होती है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा ग्रेस, हमारा चार्म, हमारी आदतें। जैसे कि अगर हमारे सामने कोई आया है, कोई
एल्डरली पर्सन बोलो, आप उससे किस तरीके से बात करते हो, आप उससे रिस्पेक्ट देके बात करते हो। और कोई एक विमेन है जो दिखने में तो सुंदर है लेकिन वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देती, ढंग से बात नहीं करती, तो आप किसे ब्यूटीफुल बोलोगे? ऑब्वियसली जो रिस्पेक्ट देगा, Yes. right? So inner beauty matters a lot, outer beauty also matters. Shape, color, elegance, complexion, structure, yes, हम इन सब के लिए बहुत कुछ करते हैं ताकि हमारा कलर अच्छा रहे, हम फेयर रहें, हम शेप में रहें, हम स्लिम एंड ट्रिम रहें, हम एकदम बहुत ज्यादा पुट ऑन नहीं कर लें। yes, we have to work for it, ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ हमें हमारी इनर ब्यूटी को भी बढ़ाना चाहिए। अच्छा, नेहा मैम, एक क्वेश्चन ये है कि जो हम सुंदर दिखने के लिए कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं, तो आपकी राय में वो हमें कैसे यूज करना चाहिए, कौन से यूज करने चाहिए? मेरे हिसाब से स्किन केयर इज मोर इम्पोर्टेंट, बजाय कि हम कॉस्मेटिक्स से अपने स्किन को ढकते रहें। तो अगर हम कॉस्मेटिक्स लगाते हैं तो हमारी स्किन तो कहीं दिखती ही नहीं है। सो टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कवरिंग अप। आप डेली रूटीन में अगर आप अपने स्किन का केयर करते रहें तो आपकी स्किन बाय डिफॉल्ट इतनी प्रिटी लगती है कि आपको कॉस्मेटिक्स की कोई जरूरत ही नहीं होती। अब आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेंगे, राधिका आई नो कि स्किन केयर में क्या आना चाहिए, सो आई एम प्रिपेयर्ड विथ इट। सो माय स्किन केयर रूटीन मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि जो भी आप सोप यूज कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं है कि अगर मेरी फ्रेंड को ये सोप से स्किन फेयर हो रही है तो मेरी भी हो जाएगी। हर स्किन अलग है, हर लड़की अलग है, हर विमेन अलग है। आपके स्किन टाइप पे जो सोप सूट करता है आप वो यूज कीजिए। एंड वन टिप दैट आई वुड लाइक टू शेयर, जो सोप आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई फील देता है, प्लीज डोंट यूज दैट सोप। फेस वॉश करने के बाद आपका स्किन फेस बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली मॉइस्चराइजर जो हम कभी नहीं लगाते, हम सब लोग कॉस्मेटिक्स लिपस्टिक्स पे खर्चा करेंगे लेकिन हम मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन पे खर्चा नहीं करेंगे। सो मॉइस्चराइजर्स एंड सनस्क्रीन आर द फर्स्ट प्रायोरिटी। मॉइस्चराइजर हमें मॉर्निंग एंड नाइट सोने के पहले भी जरूर लगाना चाहिए। ये आपकी स्किन को सप्पल एंड स्मूथ रखता है, हाइड्रेटेड रखता है, जिससे वो ड्राई इफेक्ट, स्केली इफेक्ट नहीं आता स्किन पे। एंड ऑफ कोर्स सनस्क्रीन, इतनी गर्मी, अब तो समर सीजन आने वाला है, सूरज जी हमारे एकदम सिर पे हमें टैन करने वाले हैं, एकदम काला काला कर देंगे। सो टू अवॉइड दैट सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली सनस्क्रीन ऐसा नहीं है हमने सुबह लगा लिया तो हमारा शाम के 6 बजे तक चलेगा। नो, यू हैव टू री अप्लाई इट इन द आफ्टरनून, बिकॉज हर सनस्क्रीन का एक टाइम पीरियड होता है, डिपेंडिंग वो कितने एसपीएफ का है। सो कितना टाइम पीरियड का आप कितने एसपीएफ का सनस्क्रीन लगा रहे हैं, उसके बाद आप उसे रीअप्लाई जरूर कीजिए आफ्टर वॉशिंग योर फेस विथ वाटर। और दिन भर में जब भी आपको टाइम मिले, प्लीज कीप स्प्लैशिंग वाटर ऑन योर फेस, ताकि जो भी डर्ट जमा है वो क्लीन होती रहे, जिससे कि आपको पिंपल्स और एक्ने होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड मोर इम्पोर्टेंटली सिर्फ फेस ही जरूरी नहीं है, हमारे हैंड्स और लेग्स भी हमारे बॉडी का पार्ट है। सो प्लीज अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन दोज एरियाज, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे हैंड्स और हमारे लेग्स को भी मॉइस्चराइजेशन सनस्क्रीन की जरूरत होती है। सो दिस ऑल्सो कम्स इन द स्किन केयर। ओके, वाओ, वेरी गुड। बहुत अच्छा बताया मैम। लेकिन मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब ये तो सारे कॉस्मेटिक्स महंगे होते हैं, तो हम जैसे कुछ घरेलू उपाय ऐसे हैं जो हम घर से ही मतलब देखभाल करके स्किन केयर कर सकें? यस ऑफ कोर्स, ये सब बहुत, जो ब्रांडेड यूज करना चाहते हैं उनके लिए एक ऑप्शन है। और अगर हम नेचुरली करना चाहें तो यस, नेचुरल मॉइस्चराइजर्स बहुत सारे हैं जो हमारे किचन में ही होते हैं, जिनको हम देख के अनदेखा कर देते हैं। सो फर्स्ट इज एलोवेरा, विच इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गिव टू योर स्किन। बहुत ही सिंपल सा प्लांट है, आप घर में ग्रो कर लीजिए और लीव से आप घर में ही जेल बना लीजिए, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। द चीपेस्ट thing I can say you can give to your skin and the best thing that you can give to your skin. So aloe vera का gel is very very good. Honey is a good moisturizer for your skin. दूध की मलाई रहती है, सो मलाई जो हम नॉर्मली बच्चे मुंह बनाते हैं खाते वक्त और हम उसे छलनी में छान के फेंक देते हैं, तो दैट वी कैन यूज इट ऑन आवर फेस, हैंड्स एंड लेग्स। सो ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है। cucumber for summer season, and of course olive oil. Olive oil is also very good for your skin. आपके स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम हो, the first thing that you can go for is aloe vera and olive oil. ये बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। So these are the moisturizers that we are using. But जैसे कि सनस्क्रीन्स की मैंने बात की थी,
तो जब हम धूप में निकलते हैं तो ये सब चीजें लगा के तो हम नहीं निकल सकते, लेकिन यस ऑफ कोर्स घर पे आने के बाद या धूप में जाने के पहले हम इन्हें लगा सकते हैं. वी कैन इंक्लूड इट इन आवर रूटीन नहाते वक्त या फिर रात को सोने के पहले. अगेन एलोवेरा हैज वेरी गुड सन टैन प्रॉपर्टीज, हमारे सन टैन के लिए बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज है इसमें. एंड हमारा ट्रेडिशनल हल्दी, जो वी शुड नेवर एवर फॉरगेट, हल्दी इज अ वेरी गुड एंटी टैन इंग्रेडिएंट दैट यू कैन यूज. एंड टमाटोज दे आर वेरी गुड, भले हमें खाना पसंद हो या ना हो, मम्मी सलाद में देती है, आपको खाना नहीं है आप फेस पे लगा लीजिए. इट इज वेरी गुड, इट विल गिव यू वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज. एंड पोटैटो, इट मेक्स यू फैट बट इट मेक्स योर स्किन हेल्दियर. सो पोटैटो इज वेरी गुड. सो प्लीज अगर आपके पास है, एक जरा सा स्लाइस काट के जस्ट रब इट ऑन योर फेस बिफोर गोइंग फॉर बाथ. ये सब बहुत अच्छा स्किन को स्मूथ सपल और बहुत अच्छी इफेक्ट देते हैं स्किन को. जो हम लोग फेयरिंग क्रीम, ये फेयर क्रीम्स ढूंढने जाते हैं अपनी स्किन को फेयर करने के लिए, हमारा डार्क सर्कल्स हटाने के लिए, विच हैज ऑलमोस्ट नो इफेक्ट ऑन योर स्किन. जितनी देर आप लगाते हैं उतनी देर ही आपकी स्किन पे इफेक्ट देता है, बट जब आप स्किन केयर करते हैं और ये सब चीजें करते हैं, द इफेक्ट स्टेज रियली रियली लॉन्गर. एंड ऑफ कोर्स लेमन, लेमन इज वेरी गुड, विटामिन सी का सोर्स है ये हम सब जानते हैं. तो अगर आप कोई भी घर पे होम फेस पैक बना रहे हैं उसमें आप लेमन ऐड कीजिए, इट इज वेरी नाइस. बट देन अगेन फेस पैक में भी सेम कंसेप्ट है, इट शुड नॉट मेक योर स्किन वेरी ड्राई आफ्टर यूजिंग. इफ इट इज मेकिंग इट वेरी ड्राई, then please change your options, change your ingredients, go for something else. या फिर आप मॉइस्चराइजर कंटेंट हनी वगैरह उसमें ज्यादा ऐड कीजिए. ओके, थैंक यू सो मच मैम. आपने तो घर में बैठे बैठे हमको घर के इंग्रेडिएंट्स से सुंदर मतलब अच्छी स्किन के नुस्खे बता दिए. तो लेकिन मैम अभी जैसे सामने होली आ रही है तो सब हम रंग खेलेंगे, तो होली के लिए आपके पास क्या टिप्स हैं? ऑफ कोर्स होली आ रही है और होली कलर्स हमारे स्किन के लिए कितने हार्मफुल है ये हम सब जानते हैं कि होली के बाद वो कलर निकालना घिस घिस के एक टास्क हो जाता है ऑफ 3 आवर्स. और उसके बाद वो स्किन इतनी ड्राई हो जाती है कि बहुत टाइम लेता है टू हील अप. सो आई वुड सजेस्ट आप होली खेलने जाने से पहले आप आपकी स्किन पे वैसलीन या फिर मॉइस्चराइजर या आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर पहले आप आपकी स्किन पे 2-3 दिन पहले से अच्छे से लगाना चालू करें. और जब आप खेलने जाएं उसके जस्ट पहले भी लगाएं, तो ये एक आपकी स्किन पे एक बैरियर फॉर्म होगा जिससे वो कलर डायरेक्ट आपकी स्किन पे नहीं लगेगा और वो आपकी स्किन को इतना हार्म नहीं कर पाएगा. सो दिस इज अ बेसिक स्मॉल टिप जो आई वुड सजेस्ट होली के लिए आप लोग अभी से स्टार्ट कीजिए. स्टिल एग्जैक्ट 1 हफ्ता है, आज से स्टार्ट करेंगे तो स्किन 1 हफ्ते में कुछ तो प्रिपेयर हो ही जाएगी. वाओ, दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू से कि ये तो हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी स्किन पे राधिका, लेकिन बहुत सारी चीजें एज हम डाइटिशियंस हैं हम जानते हैं फूड कितना अच्छा रोल प्ले करता है हमारे स्किन पे या हमारे फेस पे या हमारी बॉडी पे. सो कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हमारी स्किन को ग्लो करने में या स्किन को हील अप करने में, जैसे कि रिंकल्स आ जाते हैं छोटे छोटे आफ्टर 35-40 बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, आजकल बिफोर एज आने लगता है. सो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए या फिर मैं बोलती हूँ टालने के लिए कुछ फूड्स हमें हेल्प कर सकते हैं, जिसमें से है ग्रीन टी, टोमेटोज, कीवी, किडनी बीन्स, बेरीज, ऑलिव ऑयल, एवोकाडोज, गार्लिक, या नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो एग्स एंड सैलमन. ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं. अब जैसे अगर आप ग्रीन टी पी रहे हैं, आई वुड सजेस्ट अगर आप ग्रीन टी पी रहे हैं तो जो टी बैग है वो फेंकने के पहले आप उसको आप आपके फेस पे डैप कर लीजिए एंड कीप इट फॉर 5 मिनट्स एंड वॉश इट. वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है आपके स्किन पे. ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग हमारे स्किन पे कर सकते हैं. ओके, तो आपने फूड फॉर स्किन भी बता दिया और अप्लाई करने के लिए भी बता दिया है, एंड आपने कॉस्मेटिक में भी हम क्या जिनके पास टाइम नहीं है वो भी यूज करके अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं. तो इतनी इंफॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू सो मच नेहा मैम. आपका मैसेज क्या रहेगा? या थैंक यू सो मच राधिका, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. एंड मेरा टेक अवे मैसेज है दैट वी हैव टू फॉलो डियर्स. व्हाट इज डियर्स? डी स्टैंड्स फॉर ड्रिंकिंग 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली. सिर्फ पानी पीने से ही फेस पे कितना चेंज आता है दैट यू कैन सी. आप 8 डेज आपका वाटर कंटेंट इंक्रीज कीजिए, नॉर्मल कीजिए, एंड आप देखिए आपके फेस पे कितना ग्लो आता है. ओनली वाटर कैन गिव यू सो मच ऑफ इफेक्ट. देन ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑलवेज अफेक्ट्स, क्योंकि हमें विटामिन्स, मिनरल्स, बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारी स्किन को हेल्प करते हैं. और सनस्क्रीन घर से निकलने के 20 मिनट्स पहले हमें लगाना है ताकि वो हमारी स्किन को ऑयली और चिपचिपा न करे.
और एंड ऑफ द डे अगर आप मेकअप यूज कर रहे हैं तो रात को सोने के पहले उसे जरूर निकालें। और अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए बेस्ट यू कैन डू इज गिव अ गुड स्लीप टू योर बॉडी rather than applying any cosmetic on it. So this will be my takeaway message for this. And अगर किसी को और कुछ भी questions हैं तो they can contact us anytime. We are there always. Thank you so much, Neha ma'am, the information देने के लिए। Thank you so much, Radhika. तो दोस्तों ऐसे ही आप जुड़ते रहिए हमारे स्वस्ति सुखम के हर वीक के लाइव सेशंस में। तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ साथ में आपका नॉलेज भी अपग्रेड होगा। और आपको अगर कहीं पे भी किसी चीज की क्वेरी हो या हेल्प चाहिए तो आप हमारे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो so we are ending our evening session here. Thank you so much.